कॉमिक बुक मूवीज का टाइम और ट्रेंड हमेशा बदलता रहता है और अगर हम अभी के सिनेरियो को देखें तो डीसी स्टूडियोज के आने वाले नए प्रोजेक्ट्स एक बिल्कुल फ्रेश और डार्क रास्ते पे निकल पड़े हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्ले फेस की, जिसका नया ट्रेलर कुछ ही दिनों पहले रिलीज हुआ है। ये ट्रेलर देखने के बाद ये साफ पता चलता है कि ये कोई रेगुलर सुपर हीरो या सुपर विलन मूवी नहीं होने वाली है। वो होती तो हॉन्टिंग ट्यूब क्लिप्स में थोड़ी से कवर करता। रादर ये फिल्म एक प्योर R-rated साइकोलॉजिकल बॉडी हॉरर थ्रिलर है जो कंप्लीटली एक फेमस बैटमैन विलन के बहुत ही ट्रैजिक ओरिजिन स्टोरी पे फोकस करती है। अब भले फिल्म 3 अक्टूबर को यूएस में और 21 अक्टूबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी, लेकिन आज की वीडियो में हम क्ले फेस के ट्रेलर पे खुल के बातें करेंगे। साथ ही हम कॉमिक में डाइव करते हुए क्ले फेस की ओरिजिन पे भी बातें करेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हमें मैट हेगन का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है। मैट, जिसका रोल टैलेंटेड एक्टर टॉम राइस हैरिस प्ले कर रहे हैं, वो एक आम गॉथम स्ट्रीट किड से हॉलीवुड के एक राइजिंग लीडिंग मैन बन चुका है। ट्रेलर शो करता है कि उसका एक्टिंग करियर एक मिटियोरिक राइज पे था, मतलब सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन अचानक एक ट्रेजेडी सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है। स्टोरी के अकॉर्डिंग एक लोकल क्राइम बॉस मैट से रिवेंज लेने के लिए उसको ब्रूटली डिसफिगर कर देता है और माना जा रहा है कि इस रिवेंज का रीजन ये था कि मैट उस क्राइम बॉस की गर्लफ्रेंड के साथ सीक्रेटली इन्वॉल्व था। एक एक्टर के लिए उसका चेहरा ही उसकी सबसे बड़ी एसेट होती है। तो हाँ, अगर चेहरा ही बिगड़ गया तो ऑफ कोर्स उसका करियर रातों रात खत्म हो जाता है। और सबसे बुरी बात ये होती है कि उसकी अपनी टीम और इंडस्ट्री के लोग उसे कंप्लीटली अबैंडन कर देते हैं। लाइफ में कुछ न बचने पे मैट सीवियर डिप्रेशन और डिस्प्रेशन का शिकार हो जाता है। तो अपने खोए हुए चेहरे और करियर को वापस पाने की डेस्परेशन में मैट एक कटिंग एज एक्सपेरिमेंटल मेडिकल ट्रीटमेंट का सहारा लेता है। ये ट्रीटमेंट डॉक्टर कैटलिन कॉर नाम की एक साइंटिस्ट कंडक्ट कर रही हैं, जिनका रोल नाओमी अकी निभा रही हैं। अब ट्रेलर का जहां तक मैं ब्रेकडाउन इन सिनॉप्सिस देख पा रहा हूं, उस हिसाब से डॉक्टर कोर को एक फ्रिंज साइंटिस्ट के रूप में डिस्क्राइब किया गया है और उनका कंपैरिजन रियल लाइफ कंट्रोवर्शियल फिगर एलिजाबेथ होम से किया गया है। इस कंपैरिजन का मतलब यह है कि उनके जो मेथड्स है, क्लेम्स है या जो उनका साइंस है, वो हाईली क्वेश्चनेबल और अनएथिकल है। नाउ मैट इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट बन जाता है और इनिशियली ऐसा लगता है कि हाँ, एकदम से मिराकुलसली उसका चेहरा कहीं ना कहीं ठीक हो गया है, मतलब वो अपनी पुरानी लाइफ में लौट जाएगा, फिर से उसकी एक्टिंग करियर चमक जाएगी। राइट? रॉन्ग, क्योंकि इस एक्सट्रीम साइंटिफिक एम्बिशन का एक बहुत ही डार्क और स्केरी साइड इफेक्ट होता है। ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे मैट की बॉडी को एक क्ले यानी कि मिट्टी होती है ना, उस जैसे लिविंग मैलिएबल सब्सटेंस में म्यूटेट करना शुरू कर देता है। ट्रेलर एग्जैक्टली इस पॉइंट पे एक साइकोलॉजिकल हॉरर का रूप ले लेती है, क्योंकि हम देखते हैं कि मैट की ग्रिप ऑन रियलिटी खत्म हो रही है। वो समझ नहीं पाता कि उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है और वो एक ऑल कंज्यूमिंग रिवेंज की आग में जलने लगता है। और ऑफ कोर्स इस पाथ पे जाके वो पूरी तरह से एक डिस्ट्रक्टिव मॉन्स्टर बन जाएगा। अब मुझे पर्सनली ट्रेलर का सबसे चिलिंग पार्ट वो लगा था जब एक मूविंग एयरप्लेन के अंदर अपना मैट बैठा है, मतलब वो फ्लाइट में है जो गॉथम की किसी अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन की तरफ जा रहा है। अगेन इस बात का प्रूफ है कि स्टोरी सिर्फ गॉथम की सड़कों पे लिमिटेड नहीं रहेगी, उससे आगे बढ़ेगी। एनीवेज, इस सीन में होता ये है कि मतलब मैट का जो चेहरा है वो काइंड ऑफ गलने लगता है, उसकी आंखें चिपक जाती हैं। वो लिटरली वॉशरूम में जाता है और अपने चेहरे पे जो अननेचुरल चेंजेस आ रहे हैं ना, उनको नोटिस करता है और एक कैंची निकाल के लिटरली मतलब जो चिपक गए चीजें उनको काटने की कोशिश कर रहा है। समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। और इस सिंगल सीन से ये साफ हो जाता है कि ये फिल्म R-rated क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक और गोर एलिमेंट्स की कोई कमी नहीं होगी। इन्हीं विजुअल्स के थ्रू हमें मैट हेगन का वो हॉरिफाइंग डिसेंट देखने को मिलता है, जहां वो एक राइजिंग स्टार से एक रिवेंज फिल्ड मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होता है, यानी अपनी ह्यूमैनिटी और आइडेंटिटी को हमेशा के लिए खो देगा। अब जब भी कोई गॉथम बेस्ड नई फिल्म अनाउंस होती है तो फैंस के बीच सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ये किस यूनिवर्स में सेट है। ये चले तो मैं तो इसे डीसी से हटा के हॉरर में डाल दूं, क्योंकि इसका जो गोर है वो अमेजिंग है। बट ऑफिशियली बात करें तो क्ले फेस के अनाउंसमेंट के बाद भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि ये जेम्स गन के मेन डीसी यूनिवर्स का हिस्सा है या फिर ये मैट रीव्स के द बैटमैन यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसे ऑफिशियली डीसी एल्सवेयर लेबल दिया गया है। इनिशियली जब माइक फ्लैनेगन, जो कि अपने हॉरर मसीहा हैं,
उन्होंने इस मूवी का जब कॉन्सेप्ट सोचा था तो उनका प्लान क्लेफेस को मैट रीव्स के आने वाली फिल्म द बैटमैन पार्ट 2 के मेन विलेन के रूप में इंट्रोड्यूस करने का था। मैट रीव्स खुद अपने एल्सवेयर यूनिवर्स को एक्सपैंड करने के लिए अलग अलग बैटमैन रोग्स गैलरी विलेन पे स्टैंड अलोन मूवीज और सीरीज प्लान कर रहे थे, और इसका एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल एग्जांपल है द पेंगुइन, जो कि शायद HBO मैक्स पे आई थी। लेकिन जब जेम्स गन और पीटर सैफरन ने नया DC स्टूडियोज टेक ओवर किया तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपने मेन DCU फ्रेंचाइज के अंदर ले लिया। उन्होंने क्लियर किया कि ये फिल्म एल्सवेयर नहीं है बल्कि चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स का एक कोर पार्ट है। ये एक स्टैंड अलोन फिल्म होगी पर इसके इवेंट्स DCU की बाकी दुनिया को इफेक्ट करेंगे। लेकिन कंफ्यूजन तब और बढ़ गया जब सेट फोटोज और ट्रेलर में ऐसी डिटेल्स नोटिस की गई जो डायरेक्टली द बैटमैन यूनिवर्स से मिलती जुलती हैं। लिवरपूल में जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब वहां से कई सारे हिडन क्लूज और ईस्टर एग्स लीक हुए जिन्होंने एक शेयर्ड यूनिवर्स मर्जर की थियरीज को हवा दी। सबसे पहला क्लू एक न्यूज़पेपर प्रॉप था जिस पर एक नई पार्टी ड्रग का बड़ा हेडलाइन था जिसका नाम इग्नोरेंट ब्लिस था। अगर आपने मैट रीव्स के यूनिवर्स में द पेंगुइन सीरीज देखी है तो उसमें गॉथम के हॉटेस्ट क्लब्स में जो नई ड्रग पॉपुलर हुई थी उसका नाम सिंपली ब्लिस था। डायरेक्ट मेंशन दोनों प्रॉपर्टीज को कहीं ना कहीं थीमेटिकली लिंक करता है। इसके अलावा क्लेफेस फिल्म में जो गॉथम गैजेट न्यूज़पेपर का लोगो यूज किया गया है वो एग्जैक्टली वही सेम डिजाइन है जो रॉबर्ट पैटिंसन की द बैटमैन में दिखाया गया था। तीसरा बड़ा क्लू गॉथम सिटी के मैप का था। फिल्म के सेट पे जो मैप लगा था उसका लेआउट कंप्लीटली द पेंगुइन सीरीज के मैप जैसा था, जो बेसिकली कॉमिक्स की फेमस नो मैन्स लैंड स्टोरी के मैप पे बेस्ड है। इसके साथ ही बर्नली टाउन गैंग की मैसिव ग्राफिटी भी दोनों जगह प्रोमिनेंटली फीचर हुई थी। इनफैक्ट सबसे बड़ा थीमेटिक एको तब रिपोर्ट होता है जब सेट पर एक मैसिव फ्लड स्टाइल सीन शूट किया गया। द बैटमैन के क्लाइमेक्स में द रिडलर ने पूरे गॉथम में बॉम्ब्स फोड़कर शहर को बाढ़ यानी कि फ्लड में डुबा दिया था, राइट? और यहीं से कहीं ना कहीं पेंगुइन सीरीज की स्टोरी भी सेट की गई थी। तो हाँ, एक सिमिलर फ्लड सीन का क्लेफेस में होना लोगों को फोर्स कर रहा था सोचने पे कि क्या ये यूनिवर्सेस मर्ज हो रही हैं। दोनों वर्जन्स ऑफ गॉथम के लिए लिवरपूल को एज अ फिल्मिंग बैकड्रॉप यूज करना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टाइलिस्टिक चॉइस थी जो नैरेटिव कंटिन्यूटी सजेस्ट करती थी। बट जहां तक रिपोर्ट है तो नहीं, मर्जर ऐसा कुछ हो नहीं रहा, ये DCU का ही पार्ट रहने वाली है। बट हाँ, हम फैंस हैं, हम तो स्पेकुलेट करेंगे ही, तो कर रहे हैं। एनीवेज, तो अब आने वाली क्लेफेस मूवी को फुली अप्रिशिएट और अंडरस्टैंड करने के लिए ऑडियंस को इस कैरेक्टर के रिच और कॉम्प्लेक्स कॉमिक बुक ओरिजिन्स को समझना होगा। तो अब हम कॉमिक की कहानी को भी थोड़ा समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे क्लिप्स चैनल के ऑडियंस में 90% ऐसे लोग हैं जो कि वीडियोस पूरा देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप उन 90% लोगों में से हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इस चैनल पे हॉन्टिंग ट्यूब की सिर्फ क्लिप्स नहीं आती, मतलब वो आती ही नहीं है क्लिप्स, अब सिर्फ इस पे फ्रेश कंटेंट ही आता है जो कि बिल्कुल अलग है हॉन्टिंग ट्यूब से। और हाँ, एडिट की क्वालिटी कैसी है वो तो आप खुद ही जज कर सकते हो, देख ही रहे होगे। कमिंग बैक टू वीडियो, 1940 से लेकर अब तक DC कॉमिक्स में 8 अलग अलग कैरेक्टर्स ने क्लेफेस का नाम यूज किया है और हर एक की अपनी यूनिक स्टोरी और पावर्स हैं। ऑफ कोर्स हम 8 कैरेक्टर्स पे बात नहीं करेंगे लेकिन हम कई पे बात करने वाले हैं। तो अपकमिंग मूवी बेसिकली पहले 2 क्लेफेस कैरेक्टर जिनका नाम था बासिल कार्लो और मैट हेगन, वेल तो उनकी स्टोरीज को कहीं ना कहीं ये मूवी ब्लेंड कर रही है। सबसे पहला और ओरिजिनल क्लेफेस गोल्डन एज ऑफ कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ था जिसका नाम बेसिल कार्लो था। बेसिल कार्लो या बासिल कार्लो, जो भी आप बोल लो, हम कार्लो ही कहेंगे। इनका फर्स्ट अपीयरेंस डिटेक्टिव कॉमिक्स #40 में जून 1940 में हुआ था, जिसे बैटमैन के क्रिएटर्स बिल फिंगर और बॉब केन ने लिखा था। कार्लो का नाम रियल लाइफ हॉलीवुड एक्टर्स बोरिस कार्लोफ और बेसिल राथबोन को मिलाकर लिखा गया था। स्टोरी में बेसिल कार्लो एक बी लिस्ट एक्टर था जिसका करियर अब ढल रहा था। एक दिन से पता चलता है कि उसकी पुरानी क्लासिक हॉरर फिल्म ड्रेड कासल का रीमेक बनने जा रहा है, पर उसमें उसे मेन लीड रोल नहीं दिया गया बल्कि उसे सिर्फ एज एन एडवाइजिंग स्टाफ रखा गया है। ये रिजेक्शन उसके दिमाग पे इतना गहरा असर डालता है कि वो कंप्लीटली इंसेन हो जाता है। बदला लेने के लिए वो अपनी एक पुरानी फिल्म के विलेन क्लेफेस का मास्क और कॉस्ट्यूम पहन लेता है और मूवी के नए कास्ट और क्रू को एक एक करके उसी सीक्वेंस में खत्म करने का ठान लेता है जिस सीक्वेंस में स्क्रिप्ट के अंदर कैरेक्टर्स खत्म होते हैं। इनफैक्ट वो कई लोगों को खत्म करता भी है। इस ओरिजिनल वर्जन वाले क्लेफेस के पास कोई मैजिकल या शेप शिफ्टिंग सुपर पावर्स नहीं थी, बल्कि वो तो लिटरली सिर्फ एक चाकू पकड़ा हुआ सीरियल किलर था जिसे बैटमैन और रॉबिन ने आसानी से पकड़ लिया था। तो जब नया 52 रिबूट आता है तो डीसी ने बेसिल कार्लो की कहानी थोड़ी सी अपडेट कर दी। नई कहानी में उसके फादर एक हॉरर मेकअप आर्टिस्ट थे जो रेनो नाम के एक इलीगल इंडस्ट्रियल केमिकल यूज करते थे। ये केमिकल जो है वो बेसिकली फ्लैश को क्ले की तरह मैलिएबल बना देता था। बेसिल ने अपनी एक्टिंग और लुक्स एनहांस करने के लिए इस सब्सटेंस का इतना यूज किया कि भैया साइड इफेक्ट्स हो गए और उसकी बॉडी को एक्चुअली लिविंग क्ले में बदल दिया गया। मतलब इस सब्सटेंस के कारण ऐसा हुआ एंड इसी से उसको कहीं ना कहीं शेप शिफ्टिंग की पावर मिल जाती है। अब हम आते हैं सिल्वर एज ऑफ कॉमिक्स में, जहां दिसंबर 1961 में डिटेक्टिव कॉमिक्स
इशू नंबर 298 के अंदर दूसरा क्लेफेस इंट्रोड्यूस होता है और इसका नाम था मैट हेगन। यही वो कैरेक्टर है जिसके इर्द गिर्द नई 2026 की मूवी घूम रही है। कॉमिक्स में मैट हेगन एक एक्टर नहीं बल्कि एक ट्रेजर हंटर था जो एक अंडरग्राउंड एंशिएंट केव को एक्सप्लोर कर रहा था। वहां उसने रेडियो एक्टिव प्रोटोप्लाज्म से भरा एक पूल डिस्कवर किया। जब उसने गलती से उस पूल में डुबकी लगाई तो उसकी इंसानी बॉडी पूरी तरह से सॉफ्ट मैलिएबल मिट्टी में तब्दील हो गई। हेगन ने रियलाइज किया कि वो सिर्फ अपने दिमाग में कंसंट्रेशन करके उस पर जोर डाल के अपने शरीर को किसी भी ऑब्जेक्ट, इंसान या फिर किसी तरह के ब्लेडेड वेपन में शिफ्ट कर सकता है। पर उसकी इस सुपर ह्यूमन पावर में एक कैच था, ये पावर परमानेंट नहीं थी। उसकी शेप शिफ्टिंग की लिमिट थी, कुछ 48 घंटे 2 दिन की लिमिट थी, जिसके बाद उसे वापस उस पूल में जाना पड़ता था अपनी पावर्स को रिचार्ज करने के लिए। बाद में बैटमैन के एक अटैक की वजह से ये टाइम लिमिट और भी कम होकर 5 घंटे तक की ही रह गई थी। अब एक बहुत बड़ा पॉइंट जो इस वीडियो में इंक्लूड करना जरूरी है वो है बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज का इन्फ्लुएंस। राइटर माइक फ्लैनेगन ने ओपनली एडमिट किया है कि इस मूवी का प्राइमरी इंस्पिरेशन इसी 1992 की एनिमेटेड सीरीज के फीट ऑफ क्ले एपिसोड से हुआ है। एनिमेटेड सीरीज ने एक बहुत ही ब्रिलियंट क्रिएटिव डिसीजन लिया था। उन्होंने बैसिल कार्लो की ट्रैजिक हॉलीवुड एक्टर वाली सैड बैक स्टोरी को उठाया और उसको मैट हेगन के नाम और क्ले जैसी सुपर पावर्स के साथ मिला दिया। इस शो में मैट हेगन एक एक्टर होता है जिसका चेहरा एक कार एक्सीडेंट में बिगड़ जाता है और वो रोलैंड डैगेट नाम के एक करप्ट बिजनेसमैन की इलीगल कॉस्मेटिक क्रीम पे डिपेंडेंट हो जाता है। जब उस क्रीम का ओवरडोज होता है तो वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। इस फ्यूजन ने क्लेफेस को सिर्फ एक बैंक लूटने वाला विलन ही नहीं बल्कि एक ट्रैजिक फिगर बना दिया जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी नॉर्मल इंसानियत और अपना ओरिजिनल चेहरा वापस पाना। तो हाँ, जो नई लाइव एक्शन मूवी है उसमें ओरिजिन स्टोरी को भले ही थोड़ा सा चेंज किया गया है लेकिन वहां जो इमोशंस है वो एग्जैक्टली यही रहने वाली है। ब्रोंज एज ऑफ कॉमिक्स में तीसरा क्लेफेस सामने आता है जिसका नाम प्रेस्टन बिल पेन था और यह आया था अगस्त 1978 के दौरान आई गेस। प्रेस्टन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था जो एक ऐसी बीमारी से सफर कर रहा था जिसने उसका चेहरा कंप्लीटली डिफॉर्म कर दिया था। ठीक होने की डेस्परेट कोशिश करते हुए उसने स्टार लैब्स में रखे हुए मैट हेगन के ब्लड का एक सैंपल आइसोलेट किया और अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया। इसका रिजल्ट एक प्योर बॉडी हॉरर नाइटमेयर था। पेन की बॉडी लिटरली पिघलने लगी और उसे अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए एक स्पेशल एक्सोस्केलेटन सूट पहनना पड़ा। उसके पास हेगन जैसी रूप बदलने की पावर तो नहीं आई पर उसके टच में एक कोरोसिव यानी कि एसिडिटी जो एबिलिटी होती है ना वो आ गई थी। वो जिसे भी छूता उस इंसान का फ्लैश पिघलकर प्रोटोप्लाज्म बन जाता था। तो ये कॉन्सेप्ट दर्शाता है कि क्लेफेस कैरेक्टर हमेशा से बॉडी हॉरर रूट्स के करीब ही रहा है और हॉरर जहां है वहां मैं भी रहता हूं काफी करीब उसके। एनीवेज, चौथा क्लेफेस एक फीमेल थी जिसका नाम सॉन्ड्रा फुलर था जिसे लेडी क्ले भी कहा जाता है। इसका इंट्रोडक्शन जुलाई 1987 के अराउंड हुआ था। वो स्ट्राइक फोर्स कोबरा नाम के एक विलेनस ग्रुप की एजेंट थी जिन्होंने उस पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि उसको मैट हेगन से भी एडवांस शेप शिफ्टिंग पावर्स मिल गई। वो ना सिर्फ दूसरे लोगों की शक्ल कॉपी कर सकती थी बल्कि उनकी स्पेशल सुपर पावर्स को भी एग्जैक्टली मिमिक कर सकती थी। इन सभी क्लेफेसेस का रास्ता आपस में टकराया एक बहुत ही आइकॉनिक कॉमिक स्टोरी लाइन में जिसे द मड पैक कहा जाता है। द ओरिजिनल क्लेफेस बैसिल कार्लो जिसके पास अभी तक कोई सुपर ह्यूमन पावर्स नहीं थी उसने एक मास्टर प्लान बनाया। उसने सॉन्ड्रा फुलर को कन्विंस किया कि वो टेलीपैथिक पावर्स मिमिक करके आर्खम असाइलम से प्रेस्टन पेन को किडनैप करे। साथ ही कार्लो ने क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ्स इवेंट के बाद मरे हुए मैट हेगन के क्ले रिमेन्स को भी इकट्ठा किया। इन सबको एक टेबल पे बिठा के कार्लो कहता है कि हम सब अमीर और पावरफुल बनेंगे। झूठा वादा था ये। कार्लो का असली प्लान उन सबकी पावर्स चुराना था। उसने चुपके से सॉन्ड्रा और प्रेस्टन का थोड़ा सा ब्लड सैंपल लिया और खुद को इंजेक्ट कर लिया। याद है ना, सॉन्ड्रा बहुत ही एडवांस शेप शिफ्टिंग कर सकती है और प्रेस्टन के पास कोरोसिव टच है। इस एक्शन ने बासिल कार्लो को अल्टीमेट क्लेफेस बना दिया जिसके पास शेप शिफ्टिंग और पिघला देने वाला टच दोनों था। और ये पावर इतनी ज्यादा थी कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। बैटमैन से लड़ते वक्त उसका अपना एसिडिक टच जमीन को पिघलाने लगा और वो तेजी से अर्थ के क्रस्ट में डीप नीचे धंस गया। वो सालों तक जमीन के नीचे क्वार्ट्ज क्रिस्टल के बीच फंसा रहा जिसने उसे नए पावर्स दिए। इस मड पैक इवेंट के बाद सॉन्ड्रा फुलर और प्रेस्टन पेन एक दूसरे से प्यार करने लगे और जंगल में जाकर अकेले रहने लगे। सॉन्ड्रा और प्रेस्टन का आगे चलकर एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम कैसियस क्ले पेन था। और दोस्तों वही बनता है 5वां क्लेफेस ड्यूरिंग 1994। कैसियस की पावर बिल्कुल हटके थी जिसे बायोफ्यूजन कहते हैं। अगर कैसियस की मिट्टी की बॉडी से एक छोटा सा टुकड़ा भी अलग हो जाता तो वो टुकड़ा एक अलग लिविंग एंटिटी बन जाता था जो खुद सोच समझ सकती थी। तो आप देख सकते हो कि क्लेफेस की हिस्ट्री कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कितनी ज्यादा लंबी है। इनफैक्ट आगे चल के 3 और क्ले फेसेस इंट्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर पीटर मैली जिन्हें क्ले थिंग कहा गया जो कि कैसियस के एक सैंपल से मर्ज हो गया था और जिसके पास डेथ ग्लेयर की पावर थी। देन टॉड रसल एक एक्स आर्मी एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट जो गॉथम की
रातों में प्रोस्टिट्यूट्स को मारता था। देन फाइनली जॉनी विलियम्स, जो हश स्टोरी लाइन में इंट्रोड्यूस हुआ था और जिसने जेसन टॉड का भेस बनाकर बैटमैन के माइंड के साथ काफी गेम्स खेला था। अब हम सबकी कहानी की डिटेल्स में नहीं जाएंगे, दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि इन 8 वेरिएशंस के कारण कॉमिक्स में इतना कंफ्यूजन पैदा हो गया था कि बाद के रिबूट्स में डीसी ने प्राइमरली बैसिल कार्लो और मैट हेगन की स्टोरीज को ही रिफाइन करके फोकस में रखा और उन दोनों की स्टोरीज मैंने आपको अच्छे से बता ही दी है। तो यस, क्लेफेस मूवी इफेक्टिवली सुपर हीरो फटीग को तोड़ने का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकती है, क्योंकि लोग अब सीजीआई हेवी वर्ल्ड एंडिंग प्लॉट से थक चुके हैं और एक पर्सनल ग्राउंडेड साइकोलॉजिकल हॉरर उन्हें वही रिफ्रेशमेंट दे सकता है जो 2019 में टॉड फिलिप्स की जोकर ने दी थी। ऐसे भी मैं बता दूं कि ये साल हॉरर का ही रहा है, तो अगर डीसी हॉरर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मेरी तरफ से तो थम्स अप ही है। ना वीडियो खत्म करने से पहले अगर हम फिल्म के डीप थीम्स की बात करें तो ये मूवी डायरेक्टली 3 चीजों पे फोकस करती है। पहला है ऑफ कोर्स आइडेंटिटी का लॉस। एक इंसान अपनी पहचान, अपना चेहरा खोने के बाद क्या बनता है। एक एक्टर जिसका सब कुछ उसके एक्सप्रेशन और फेस में है, तो जब वो मिट्टी बन जाता है और कोई भी शक्ल धारण कर सकता है तो फिर वो वही रहा या फिर कोई नहीं रहा, क्या वो नोबडी बन गया। दूसरा थीम है द डार्क अंडरबेली ऑफ साइंटिफिक एम्बिशन। डॉक्टर कैटलिन कॉर का कैरेक्टर दिखाता है कि कैसे मेडिकल साइंस जब बिना एथिक्स के बढ़ती है तो इलाज के नाम पे मॉन्स्टर्स पैदा करती है। और तीसरा फाइनल मोटिव है कोरोसिव लव, जो कि सबको जलाकर राख कर देने वाला रिवेंज होता है। मैट का बदला उसे उस रास्ते पे ले जाता है जहां वो उस क्राइम बॉस से भी बड़ा शैतान बन जाता है जिसने उसका चेहरा खराब किया था। ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना जरूरी है कि क्लेफेस डीसी यूनिवर्स के नए गॉड्स एंड मॉन्स्टर चैप्टर का सबसे ट्रू मॉन्स्टर होने वाला है। माइक फ्लैनेगन की हॉरर सेंसिबिलिटीज, जेम्स वॉटकिंस का हॉन्टिंग डायरेक्शन और टॉम राइस हैरिस की वल्नरेबिलिटी मिलकर एक ऐसी कहानी बनाएंगे जो ऑडियंस को डराने के साथ साथ इमोशनल भी फील करवाएगी। और क्योंकि ये हॉरर है तो ये मेरे दिल के थोड़ी ज्यादा करीब है, इसलिए मेरा तो यही मानना है कि ये फिल्म डीसीयू के टाइमलाइन के फाउंडेशन में एक डार्क चैप्टर जोड़ रही है, जो कि ये प्रूव करेगा कि इस यूनिवर्स में सुपरमैन जैसी उम्मीद के नीचे गौतम की शैडोज में डीपली ट्रैजिक दानव भी बसते हैं। और दोस्तों ये फिल्म 2 फैन बेसेस को मिला रहा है, हॉरर एंड सुपर हीरो फैंस। मैं पर्सनली हॉरर लवर हूं और सुपर हीरो जॉनर में भी मेरी रुचि रही है, इसीलिए मेरे लिए फिल्म बहुत ज्यादा खास होने वाली है और इसलिए मैंने ये वीडियो भी बनाया है। लिटरली मैं कॉमिक्स उतना पढ़ता नहीं, बट इस वीडियो के लिए मैंने काफी रिसर्च किया। तो हाँ, अगर यहाँ मुझसे कुछ मिस्टेक्स हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा, और हाँ, जब ये मूवी आएगी तो एक्सप्लेनेशन तो मैं लेकर आऊंगा ही। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।